नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर बदायूं से है, जहां पे भारतीय किसान यूनियन ने जिला सरकारी जिला अस्पताल पुलिस में धरना प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट ने 7 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बदायूं भारतीय किसान यूनियन ने सरकारी अस्पताल पुलिस में आज CMC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष KP राठौर ने बताया कि 26/12/2025 को हमारी ही संगठन ने व्यक्तिगत को ऑपरेशन हुआ था, जिसमें रोहित नाम के कर्मचारी ने किसान यूनियन के कर्मचारी को आपको बताते कि 20,000 रुपए ले लिया और आयुष्मान कार्ड से भी कटवा दिया। और अध्यक्ष KP राठौर का आरोप है कि जिला अस्पताल में हर जगह बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। सिटी स्कैन कराने जाओ तो भी पैसे नहीं देते हैं और वह लाइन में लगे रहते हैं। जो मरीज 2,500 रुपए देता है उसे तुरंत सिटी स्कैन हो जाता है। सरकारी दवाइयां बाहर मेडिकल पर भेज दी जाती है और मरीज की दवाइयां मेडिकल के लिए लिख देती हैं। आप बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार पाल ने किसान यूनियन के ज्ञापन लिया और 7 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जिला अध्यक्ष KP राठौर ने कहा कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम किसान यूनियन 8वें दिन जिला अस्पताल में धरना देंगे और सभी वार्डों में और इमरजेंसी में ताला डाल देंगे। जिला अस्पताल आए, किस लिए आए हैं आज? जिला अस्पताल जो धरना चल रहा है आपका? ये धरना इसलिए हुआ सर, यहाँ पर जो है एक हमारा पेशेंट भर्ती हुआ था जिसका पैर फ्रैक्चर था और उसका रॉड पड़नी थी। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक रोहित नाम के व्यक्ति ने 20,000 रुपए ले लिए उससे और उसे डराया धमकाया कि किसी को बोलना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। 20,000 वो ले लिया और उसके बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। 27,800 रुपया आयुष्मान कार्ड से डेबिट कर दिया गया। और दूसरी बात, जितनी भी दवाई ये भी खोल दो, लोग कहेंगे वो हमारा कार्य करता है सर। नहीं, जिसने लिए पैसे सर बाइट गड़बड़ ऐसा है। फिर यहाँ पर उसको जो दवाई लिखी गई वो टोटल बाहर से दवाई लिखी गई। अस्पताल में दवाई नहीं तो बंद कर दो अस्पताल को। यहाँ पर सिटी स्कैन में पैसा लिया जा रहा है, दवाएं बेची जा रही हैं और जो है OT में पैसा लिया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है और सबसे ज्यादा करप्शन है इमरजेंसी में। जिस इमरजेंसी में जिस संविदाकर्मी डॉक्टर की ड्यूटी होती है वो कोई लड़ाई झगड़े वाले केस आते हैं तो सबसे पहले सेटिंग करके वहाँ पैसा लिया जाता है। उसके बाद एक्सरे रूम में उसे रेफर किया जाता है। उसके बाद कान नाक गला रूम में रेफर किया जाता है। दोनों जगह लूट करके और गलत उसकी। ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये धरना अभी हमने ज्ञापन जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने 7 दिन का टाइम दिया है। इन समस्याओं का 7 दिन के अंदर अगर निराकरण नहीं होता है तो 8वें दिन CMS कार्यालय पर तालेबंदी करा के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना बना के खिचड़ी बनेगी। यहाँ खबर बदायूं से, जहां पे बदायूं तालाब में तैरती मिली संदिग्ध हालात में आपको बता दें कि डेबडा डील इलाके में दहशत। घटना की सूचना के बाद मौके पर बता दें कि पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस थाना की फैजगंज भैटा क्षेत्र में टंकी रोड स्थित तालाब की पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बदायूं से, जहां पे दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या। जी हां, ससुराल वालों ने लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। वहीं थाना बता दें कि जरीफा नगर क्षेत्र के शादीपुर गांव के एक गर्भवती महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका कुसुमा 27 वर्ष के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार कुसुमा की शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व रवि पुत्र हसन पाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों भैंस, बाइक और नकद रुपए की मांग कर रहे थे। कुसुमा के 2 बेटियां भी हैं, लेकिन ससुराल वाले दहेज की मांग करते रहे। कल शाम को पति रवि, जेठानी सुनीता, सास भूरी और जेठ यशपाल और ससुर हसन पाल ने कुसुमा को लाठी डंडों से पीटकर मौत का घाट उतार दिया और सभी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि कुसुम लगभग 9 माह की गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी का समय भी नजदीक आ रहा था। पुलिस का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? रणधीर यादव। कहाँ के रहने वाले हो? कपरुआ। क्या मामला है जो आपकी बहन की मौत हुई है? मामला ये है कि मतलब हमारी बहन है, ये 6 साल पहले हमने शादी करी थी। उसके बाद हमने रवि के साथ शादी करी थी और फिर उसके बाद दहेज के ऊपर और ये मतलब इनकी सास वगैरह और पति भी, ससुर, जेठ, जेठानी सब भी मतलब दहेज के ऊपर
खूब धमकाते थे, मारते थे और मेरे पास फ़ोन भी करती थी वो, मैं शांत कर देता था उसे। तो इसी के चक्कर में अभी ये मैटर हुआ है। 9 मास की गर्भवती थी, इन्हें फिर मारा पीटा, पहले भी मारा पीटा था, अभी मारा पीटा था, पेट में लात वात मार दी और बच्चा हो गया ख़त्म पेट में ही। और उसके बाद उसकी भी मृत्यु होगी। घर पे ही रखे थे, मुझे बाद में फ़ोन किया इन्होंने, जब कह रहे थे बोलनी बंद हो गई है और कहाँ लेके जाएं, जब घर पे ही रखी थी। फिर ये सिगरेट लेके भागते रहे, उसमें घर ही ख़त्म हो गई थी उनकी। क्या नाम था बहन का? बहन का नाम था कुसुमा, इसके पति का नाम था रवि। खबर सीतापुर से, जहां पे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने रखा उपवास। जी हां, मनरेगा का नाम बदलने पर रखा उपवास। वही कार्यकर्ताओं के साथ किया पैदल मार्च, गांधी अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण और वही साथियों के साथ शुरू किया उपवास सत्याग्रह। बड़ी संख्या में शामिल हुए महिलाओं की सहित कार्यकर्ता। जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हाँ पूछिए। आज विरोध प्रदर्शन करे क्या है? मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा के भारतीय जनता पार्टी ने बेहद घटिया कृत्य किया है। महात्मा गांधी देश के लोगों के रगों में हैं, उनकी सांसों में है, उनके विचार आज भी हम लोगों के बीच जिंदा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग महापुरुषों को अपमानित करते हैं, अभी पूर्व में इनके गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। अब इन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को हटाया। नेहरू जी को तो ये आए दिन ये लोग अपमानित करते रहते हैं, उनके खिलाफ अनर्गल कहते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम न हटाया जाए, पुनः उसको स्थापित किया जाए पूरे सम्मान के साथ। खबर सीतापुर से, जहां पर शराब और गांजा पीते हुए मुख्य आरक्षी का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, एक ही सिपाही के वायरल को दो अलग अलग वीडियो में, एक में गांजा और दूसरे में शराब पी रहा है सिपाही। खाकी वर्दी पहनकर जाम छलकाते हुए सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। अब कहते कि सकरन थाने की डायल 112 पर तैनात मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र कुमार दुबे नाम के आरक्षी ने पुलिस महकमे में कराई फजीहत। खबर वाराणसी से, जहां पे अवैध संबंध में शक के पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। वही आरोपी गिरफ्तार हुआ। वाराणसी चोलापुर में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। पहले आपको कि मफलर से गला घोंटकर जान ली, फिर पहचान छुपाने के लिए सिर और चेहरे को ईंट से बुरी तरह से कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव के घेरे से करीब बता दें कि 25 किलोमीटर दूर चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव में स्थित एक बगीचे में ले गया और सूखे बाजारे के ढेर में छुपा दिया। वही बता दें कि रविवार को सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने सोमवार की सुबह सोलापुर के महमूदपुर मोड़ पर पास से आरोपी के पति प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के की निशानदेही पर मफलर, खून से सनी ईंट और मोबाइल फोन और ऑटो बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बता दें कि चौबेपुर थाना अंतर्गत सोनबरसरा गांव में निवासी 46 वर्षीय प्रदीप मिश्रा ऑटो चालक है और पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 2017 में लक्ष्मी 26 वर्ष से हुई थी। उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने का शक था। पत्नी बता दें कि अक्सर मोबाइल पर किसी से बात करती थी, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। शुक्रवार को फोन पर ही पति पत्नी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रदीप ने हत्या का साजिश रच डाली। शाम को वह पत्नी को अपनी बहन के ससुराल चंदनवा के अहरौली गाँव ले गया, जहाँ रात में खाना खाने के बाद पत्नी से झगड़ा हुआ तो किसी तरह शांत कर उसे ऑटो से चाय पिलाने के लिए ले गया। रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद उस शव को कैथोर गांव के एक बगीचे में ले जाकर ईंट से सिर और चेहरे को कुचल दिया ताकि पहचान न हो सके। फिर शव को पेड़ के पास पड़े सूखे बाजरे की ढेर में छुपाकर घर लौट आया। बता दें कि टैटू से हुई पहचान। जी हाँ, रविवार सुबह बगीचे में बाजरा उठाने पहुंचे सोनू यादव नामक मुख्य बधिर युवक को बाजरे की ढेर में खून से सनी महिला की लाश मिली। वह घबरा गया और दौड़ते हुए गांव पहुंचा। इशारे में ग्रामीणों की पूरी बात समझाई और कुछ लोगों के मौके पर ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन चेहरा बुरी तरह से कुचले होने के कारण शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। जांच के दौरान महिला के हाथ पर बने टैटू से पुलिस को अहम सुराग मिला और एक हाथ पर दिल के पास पील और दूसरे हाथ पर जीपी लिखा था। इस आधार पर पुलिस ने यदि कि सोनबरसा गांव पहुंची और प्रदीप मिश्रा की पत्नी के रूप में शिनाख्त हुई। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
हाथ पे 2 टैटू हैं, P और L, जो कि इनिशियल्स हैं, मतलब नाम का पहला अक्षर है महिला का और उनके हस्बैंड का, जो अक्सर महिलाओं के में हाथ में मिल जाता है। P से प्रदीप है उनके हस्बैंड जो कि अभियुक्त हैं, और L से उनका नाम था। उसी से हमने तलाश गश्ती जब जारी की और पाया कि मिसिंग महिला है एक ऐसी, और आसपास पूछवाया तो पता लगा कि जो एक चौबेपुर की मिसिंग महिला है उनके हाथ पे भी ऐसा टैटू था। तो हमें क्लैरिटी हो गई क्योंकि हमने फोटो में वो टैटू देखा उनके हाथ। दूसरा टैटू था उसका कुछ रिलेटेड? हाँ, दूसरा टैटू था उसका भी GPL था, जो पता लगा है कि जो ये प्रदीप जी हैं जो उनके हस्बैंड है, उनको घर में गुड्डू भी कहते हैं, तो उससे संभवतः G और P उनका नाम है और L महिला का नाम। मैडम, जो ये विवाद था दोनों लोगों में, जी, ये पता चल पाया कि कोई तीसरा व्यक्ति भी था इनके जीवन में या फिर ऐसी सब था? देखिए, पति ने अपने कन्फेशन में कबूला है कि 1-2 बार इन्होंने महिला को किसी से बात करते हुए पकड़ा है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है, ये पर्सनल चीज है, पर ये जरूर उनके दिमाग का शक ही था, और क्योंकि उनकी बड़ी हिंसक हिस्ट्री भी है, इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, 307 में पहले जेल भी जा चुके हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया और कन्फेस भी किया। विवाद की एक वजह एज फैक्टर भी था क्या दोनों के रिश्तों में? नहीं, यही था फैक्टर, यही था कि भाई दोनों की बन नहीं रही है, क्योंकि उनको शक है अपनी बीवी पे कि उनके कुछ अवैध संबंध है। यही भाई की उम्र कितनी क्या थी, क्या पता? जी, महिला की उम्र लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच है और पुरुष की उम्र है लगभग 48 वर्ष। हम जो महिला का पति है, क्या वो मेडिकली फिट है? उसकी जांच भी कराई गई है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है? जी, अभी उनको पेश करने से पहले मेडिकल तो होगा ही, लेकिन ऐसे उनकी कुछ ऐसे मेंटल इश्यूज की हिस्ट्री अभी तक पुलिस के फॉर्मली नजर में नहीं आई है, लेकिन वायलेंट नेचर है क्योंकि उनपे इस प्रकार के मुकदमे पहले से है। पहले बहन क्या झगड़ा हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद? खबर मथुरा से, जहां पे कथावाचक इंद्रेश द्वारा सार्वजनिक मंच से यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण के वंशज न मानने संबंधी दिए गए कथित बयान से यादव समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में आज यादव समाज ने विभिन्न संगठनों और अवगत की प्रबुद्धजनों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश से अवतारित हुए और ये तथ्य न केवल पुराण, महाभारत, भागवत और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, बल्कि भारतीय संस्कृति और जनमानस में भी विदित है। और ऐसे में किसी भी कथावाचक द्वारा यादव समाज के ऐतिहासिक और धार्मिक पावन पर प्रश्न चिन्ह उठाना अत्यंत ही निंदनीय और समाज को विभाजित करने वाला कृतज्ञ है। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कथावाचक इंद्रेश को शास्त्रों के आधार पर खुली की शर्तार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके दावे में सत्यता है तो सार्वजनिक रूप से शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करें। समाज ने स्पष्ट किया कि बिना प्रमाण में ऐसे बयान देना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बता दें कि पत्रकार वार्ता में यह भी मांग की गई है कि कथावाचक इंद्रेश अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचन करे या अन्यथा यादव समाज को लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होगा। यादव समाज ने सभी धर्माचार्यों और कथावाचकों सामाजिक व्यक्तियों से अपील की है कि वो मंचों से बोलते हुए समय, शास्त्र, इतिहास और सामाजिक समरसता को ध्यान रखें ताकि समाज में आपसी सौहार्द बने रहे। वहीं दूसरी ओर अनुराधा आचार्य कह रहे हैं कि यादव कृष्ण के वंशज हैं। जरा आप भी सुने क्या कुछ कहा इन्होंने। सबसे पहले आप सभी पत्रकारों को जय श्री कृष्णा। यह जो आज यादव समाज द्वारा पत्रकार वार्ता की गई है कि एक कथावाचक है वृंदावन के इंद्रदेश, और इन्होंने सार्वजनिक व्यास गद्दी पर बैठकर यादव, उन्होंने कहा है कि साहब यादव कृष्ण के वंशज नहीं है। तो 26 करोड़ यादवों को इसको ठेस हमको पहुंची है। जो हम कृष्ण के वंशज हैं और रहेंगे, तो इसका हमें दुख है। या तो इंद्रदेव जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे यादव समाज से, कृष्ण के वंशजों से। अगर नहीं मांगते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी संविधान के अनुसार। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि यादव समाज, जैसे हमारे यहाँ अहीर समाज या बोला जाता है, तो ये अहीर नहीं है यादव। मैं आपको बता दूं, अहीर है, गोप है, घोष है, यादव है। यादव की फुल फॉर्म है या से यशोदा, दा से देवकी, बा से वासुदेव। ये हमारा यादव धर्म है। अहीर हमारी जाति है। और आपने सुना होगा, तमाम बड़े जो संत हैं, अभी
जो अनुरुद्धाचार्य जी हैं उन्होंने भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युमन और प्रद्युमन के पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के थे ब्रजनाभ। इस बृहद 84 कोष के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब अहीरों के मंदिर हैं, ब्रजनाभ ने बनवाए थे हमारे दादा गुरु ने। मगर हम लोग फिर भी आप लोगों से ये नहीं कहते था आप लोगों ने मंदिर पर क्यों कब्जा कर रखा हमारे पे, फिर भी हम शांत हैं। मगर आप लोगों को इन कथावाचकों को इतना इनके अंदर विवेक होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। अच्छा, एक चीज जैसे अक्सर देखा गया है कि व्यासपीठ पर बैठ करके ज्ञान की कम, आजकल महिलाओं की सुंदरता, कभी सीता माता पर अभद्र टिप्पणी, कभी किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, ये बड़ा प्रचलन चल चुका है। ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये बहुत गलत लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको पूरा ज्ञान नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। तलब छापे लगाए, माला डाली और सिस्टम खड़ा कर लेते हैं अपने पास। ना तो इन लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े, ना कभी शास्त्र पढ़े और ना कभी इन्होंने गीता पढ़ी। अच्छा, एक ऐसे ही भागवताचार्य हैं जिनका नाम है अनुरुद्धाचार्य। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के विरोध में शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया, नारेबाजी की और बांग्लादेश के मतलब की यूनिट सरकार का पुतला फूंका। संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। और बता दें कि बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार के विरोध में शाहजहांपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की यूनिट सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी दहन किया। हिंदू संगठन का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाया जाए। प्रदर्शन के दौरान हिंदू युवा संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन और जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। संगठन के संरक्षक राजेश अवस्थी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार की सीमाएं टूट चुकी है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो है सोशल मीडिया भरी पड़ी हुई है। जिस तरीके से हिंदू युवक को, निर्दोष को एक पेड़ से लटका करके उसके आग लगा दी गई, जघन्यतम से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन न तो यहाँ का कोई विपक्ष बोल रहा है, इनके मुंह सिल गए हैं या कुत्ते चाट गए हैं, या और पूरी जो विश्व में भी जिस तरीके से अशांति दिखाई जाते भारत में, अगर कोई यही घटना छोटी सी कोई मुस्लिम जिहादी के साथ हो जाए तो पूरा देश, पूरा विश्व चिल्लाने लगता है, ये सेकुलर चिल्लाने लगते हैं। आज ये सब कहां के कहां चले गए हैं? ये क्या सब खत्म हो गए हैं या इनको धरती में समा गए हैं या आकाश ऊपर चले गए हैं? ऐसे निकम्मे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो दो तरीके के दोगलीपना करते हैं। अगर यही हिंदुओं के साथ हो रहा है तो इनके साथ बोलने के लिए इनके पास जुबान नहीं रह गई है। और यही अगर यहाँ पर किसी मुस्लिम जिहादी के साथ हो जाता, इसका ये तो बहुत बड़ी घटना है। अगर छोटी सी खाली अभी यहाँ पर सड़क में पीट दे तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में चलेगी। ये क्या तरीका है कि कैसा रवैया अपना रहे हो आप लोग? अब ये हिंदू धैर्य नहीं रखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा, जलाया जा रहा, हिंदुओं के संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, हिंदू बहु बेटियों के शील भंग किया जा रहा है और उनको हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है। ये जघन्यतम से जघन्यतम की श्रेणी में आता है। अब हिंदू यहाँ पे चुप बैठने वाला नहीं है। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हिंदू युवा संगठन के बैनर तले आज दिया गया है, जिसमें बहुत से युवा तरुणाई आई थी, प्रदर्शन किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं तत्काल संयुक्त राष्ट्र को लिखा जाए, इसको सर्वोच्च जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें यह मुकदमा चलाया जाए और वहां के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री से बात की जाए कि तत्काल प्रभाव से वहां के हिंदुओं को सुरक्षित कराएं। अन्यथा की स्थिति में जो कानून भारत में लाया गया है उसके तहत हिंदुओं को वापस भारत में लाए और यहाँ के जो हिंदू जिहादी, जो मुस्लिम जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको तत्काल यहाँ से बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो। हमें अपने हिंदुओं को सुरक्षा करनी चाहिए। कानून हम इसीलिए लाए हैं कि हमारा हिंदू सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। या तो बांग्लादेश पे चढ़ाई कर देनी चाहिए और पूरा अपने भारत में मिला लेना चाहिए कि वो मेरा अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और लेकर के भी रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो। इसलिए अब आप लोग बिना मानव गए 3 दिन बीत बोले राम शको पिता भय बिन हुए न प्रीत। अब आवश्यकता है इसी बात की, तत्काल चढ़ाई कर देना चाहिए या हिंदुओं को सूचित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
खबर जौनपुर से, जहां पे बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान SIR का DMK डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर अब कहते बदलापुर तहसील के सभागार में SIR अभियान की प्रगति का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान DM ने कहा कि SIR के तहत डिजिटाइजेशन डाटा के नो मैपिंग डेटा को 3 के मतदाता सूची से मैपिंग करने की कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी के सामूहिक प्रयास और अथक मेहनत से इस कार्य की गति दी जा रही है। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अभियान में लगे BLO और सुपरवाइजर, लेखपालगढ़ और शिक्षकगढ़ के संवाद करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और जिलाधिकारी के उपस्थित कार्मिकों द्वारा अब तक के किए गए गुणवत्तापूर्ण और जिम्मेदारपूर्ण कार्यों की सराहना करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की। खबर उन्नाव से है, जहां बता दें कि थाना माखी पुलिस बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों की गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आपदा के उन्नाव के निर्देश में तथा अपर पुलिस अधीक्षक दखड़ी और क्षेत्राधिकारी सफीरपुर में पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई है। थाना माखी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में चोरी की घटनाओं को संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना माखी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य चोरों की घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध में अंकुश लगाने के लिए अभियान लगाकर जारी किया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, जब मैंने ज़िले में नया ज्वाइन किया था, उसी के कुछ दिन बाद 24 सितंबर 25 को कुरारी कला गांव में एक पुलिस विभाग का ही आप कर्मचारी मान लीजिए, होमगार्ड है, इस समय कानपुर में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें मुकदमा लिखा गया था 399/25। और दूसरी चोरी हमीरपुर के ग्राम प्रधान के यहाँ हुई थी, जो 23 अक्टूबर को हुआ था। ये दोनों थाना क्षेत्र माखी में हुए थे, ये बड़ी चोरियाँ थी। फिर दोनों चोरी में फिर टीम लगी हुई थी और इसमें आज जाकर के सफलता मिली है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री यद्यप नहीं है, लेकिन इन्होंने कई घटनाएं स्वीकार किया है, जिसमें 2 माखी का है। और माखी के दोनों घटनाओं में जो भी जेवरात गए थे वो 100% बरामदगी है इसमें। इसके अलावा 1-2 मुकदमे जो है बेटा मुजावर का था, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और एक कोतवाली क्षेत्र का। तो मेन रूप से अभी तक की जो बरामदगी है, माखी थाना क्षेत्र के जो जेवरात गए थे 100% की बरामदगी है। कुछ बरामदगी जो है बेटा मुजावर क्षेत्र का भी है, जो नगद गया था, और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र का भी है। इसमें पाया गया है कि अभियुक्त गढ़ जो है बाइक से ये पूरा क्षेत्र देखते थे और जहां मौका पाते थे इस तरह से चोरी करते थे। चारों जो है अपने यहाँ की ही उन्नाव के रहने वाले हैं। इसमें से एक थाना बेटा मुजावर का शांति बाबू है, जो 23 साल का है। दूसरा निखिल मौर्य है, ये आसीवन थाना क्षेत्र का है, जिसकी एज लगभग 19 साल है। तीसरा कुलदीप राठौर है, ये भी लगभग 23 साल का है, बेटा मुजावर का। और चौथा पुनीत मौर्य है, जो आसीवन थाना क्षेत्र का है। इसमें जो बरामदगी है, इसमें आप देख लीजिए कि चांदी के और पीली धातु है, जो 100% है। ये अलग अलग है, अभी आपके सामने दिखाया भी गया है। तो इस तरह से थाना माखी और एसओजी टीम ने एक अच्छी सफलता पाई है। मेरा नाम है संगीता और मैं सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं को नमस्ते, और जितने देख रहे हैं उनको लिए हम नमस्ते करती हूँ। और मेरे यहाँ 23 तारीख को चोरी हुई थी। मैं भैया दूज को लेके अपने मैके चली गई थी, और मेरे घर पे मम्मी पापा थे और देवर था। उसके बावजूद में ऐसे लोग चोरी करने लगे तो गांव, और मैं ग्राम प्रधान संगीता वर्मा, ग्राम पंचायत आराडडिया, और मैं हमीरपुर की निवासी हूँ। और मेरे यहाँ मेरा जेवर रखा था, पैसे रखे थे, और चोरी हो गई। मैं धन, और
मुझे अनुमानित वैसे मेरे 7 लाख समथिंग होगा और मेरा नगद 2 लाख जेवर पैसा नगद था। और इससे पहले भी प्रधान रही हैं? नहीं, मैं फर्स्ट ही बार रही हूँ और अभी इस प्रेजेंट टाइम हूँ। और ऐसे मैं धन्यवाद देती हूँ थाने एसओ साहब का, जो उनकी टीम उन्होंने जो इस चोरी को खुलासा किया, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस चोरी करने के वो और उसको प्रबंधित किया कि ताकि आगे बढ़ावा से जी जान लगा दी चोरी निकालने के लिए। मैं जानती नहीं थी, मगर मेरे यहाँ काफ़ी लोग आते जाते थे, मगर मैं नहीं जान, मगर वो चोर हमें जानते थे तो उन्होंने कबूल किया मैं आपको जानती हूँ। उन्नाव पुलिस ने आपका पूरा सामान वापस करा दिया? अभी मुझे दी नहीं है, मगर उनके हिरासत में है। क्या कहना चाहेंगे उन्नाव पुलिस का? उनका मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमें बरामद कराने में सामान हो गया। खबर मिर्जापुर से, जहां पे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के उत्पीड़न, हत्या, लूटपाट और अपदमठ मतीनों के नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाओं ने विरोध के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर चौराहे पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला दहन किया और आक्रोश में प्रकट किया। उस दौरान विभिन्न कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। बता दें कि प्रदर्शन के नेतृत्व में हो रहे विभिन्न नेता रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घरों में, प्रतिष्ठानों में लूटपाट हो रही है तथा मठों और मंदिरों को निशाना बनाकर ध्वस्त किया जा रहा है, जो कि मानवाधिकार में एक घोर उल्लंघन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के विभाजन के समय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान हालात में उस वादे के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं में केवल उनकी आस्था के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार नहीं हो सकता है। हिंदुओं को पीट पीट कर मारने की, जिंदा जलाए जाने की घटनाओं को उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री का प्रतीक पुतला दहन किया। केंद्र सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विहिप नेताओं ने कहा कि भारत सरकार की कूटनीति स्तर पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वह हो रहे हिंदुओं की जान माल और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विहिप ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो संगठन देश भर में व्यापक आंदोलन करेगा। ये बताइए, आप लोग आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मान बिंदुओं को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू को सरेआम पुलिस के सामने उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या हो रही है और हमारे मठ मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था उस समय यह तय हुआ था कि जो अपने अल्पसंख्यक हैं उनको जो है पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, भारत सरकार पालन कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं। जिस तरह से 2-3 दिन पहले हमारे एक हिंदू भाई को वहां पर सरेआम पीटा गया, प्रशासन के सामने मारा गया और प्रशासन के सामने मार करके जिंदा जला दिया गया। आज उसी विषय को लेकर के हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और अभी हम लोग बांग्लादेश का पुतला दहन करेंगे और राष्ट्रवाद का पुतला दहन करेंगे। आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग की जा रही है कि त्वरित वहां पर कार्रवाई हो और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए वहां के सरकार के ऊपर दबाव बनाए और अन्यथा जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सके उतनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, इस तरह की मांग हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर मांग कर रहे हैं।
खबर अमरोहा से, जहां पे कहा जाता है कि जल है तो कल है। जी हां, लेकिन इस वाक्य को आपको याद है कि झुठलाते हुए नगर पालिका परिषद मंडी धनोरा ने इस वाक्य को तार कर दिया है। बताते चले कि पिछले 5 महीने पहले ही मोहल्ले में पानी की टंकी का पाइप दबाया गया था। मोहल्ले वाले का कहना है कि जब से पानी का पाइप दबा तब से ये योजना पानी पर लगातार बहता रह रहा है। आपको बता दें कि लगभग 3 दिन में 3 बार टंकी का पानी आता है, तो यह लगातार बहता रहता है और कई बार नगर पालिका परिषद में शिकायत दर्ज करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आकाश टाइम से जहीर खान, और आज मैं जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा शहर के अंदर आया हुआ हूँ और मैं यह देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से पाइप दबा हुआ है नगर पालिका मंडी धनौरा का, और इसमें पानी लीकेज होता रहता है हर वक्त। मैं कहूँगा पानी वेस्ट हो, और मैं कैमरामैन से दिखाना कहूँगा, मैं एक बार दिखा मैं कैमरामैन, ये पानी बहुत सारा पानी हर वक्त निकलता रहता है यहाँ, ये पानी ख़राब हो रहा है और इसको मैं कहूँगा नगर पालिका इसको पानी को बंद करे। पानी अगर ख़राब ऐसे ही हम अगर करते रहेंगे तो फिर आने वाले समय में तो हमारे देश के अंदर पानी का तो बहुत तकड़ा सोल्ट हो जाएगा मामला। और मैं ये कहूँगा इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लें हमारे मंडी धनौरा एडीएम साहब और हमारे नगर पालिका और हमारे मंडी धनौरा चेयरमैन। और मैं ये कहूँगा ये जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, ये मेरे पास में खड़े हुए हैं, मैं इनसे भैया से पूछना चाहूँगा, भैया कब से लगा हुआ पाइप है ये कब से पानी लीक हो रहा? काफ़ी समय हो गया जब से टंकी लगी इधर साली, जब से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार। हाँ, ये रोहित कुमार जी कह रहे हैं जब से ये टंकी लगी जब से ये पानी वेस्ट हो रहा है, 5 से 6 महीने हो चुके हैं। और चचा से मैं पूछना चाहूँ, चचा क्या नाम है आपका? रामकिशन चचा का नाम है, और ये भी बता रहे हैं चचा कब से ये पानी वेस्ट हो रहा है यहाँ? वही 5-6 महीने से हो गया। 6 महीने करीब, 5 करीब 5-6 महीने हो चुके हैं। और मैं भैया से सफाई को भी नहीं आते, जय सफाई को भी नहीं आते। मैं भैया से भी पूछना चाहूँगा, इन्हों से भैया से मैं पूछना चाहूँगा, भैया क्या नाम आपका? नाम आपका? हरीश सिंह जी। धनवी को संभाल लिए, मैं तो देख रहा हूँ ट्रैक्टर फंस गया था ये तो रोड है, जो टंकी ये चल रहा पानी यहाँ पे ट्रैक्टर फंस जाते हैं, ये महीने जा रही है। अच्छा चाचा, ये सफाई का जो मसला है क्या बता रहे हैं आप? नगर पालिका सफाई को भी ना आते जगह, हम ना तो करें हम सफाई को भी, कोई सफाई करने नहीं आता नगर पालिका को नहीं आता है। अपने आप का नाली अपने आप निकाल रहे हैं है ना, तो कोई मोहल्ले में। ये जो नाली है, कैमरा दिखाइए, ये नाली है गंदगी हुई हुई है नाली के अंदर भी, और इधर भी जो, हाँ मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर भी दिखाइए, इधर भी ये जो सब गंदगी हुई हुई है, सफाई है, ट्रैक्टर फंस जाते हैं, ये बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने है। और मैं ये कहूँगा इसको नगर पालिका देखे और इस पर संज्ञान ले। आकाश टाइम से जय। दोस्तों नमस्कार। खबर सोनभद्र से, जहां पे कलेक्टर पर आप कर दे कि वाम दलों का मनरेगा बचाओ प्रदर्शन। जी हां, नए बिल से योजना सख्त और खत्म करने के आरोप में दिया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बिल के माध्यम से मनरेगा को खत्म करने का लगाया गया है आरोप। जी हां, संयुक्त वाम दलों ने कहा कि मनरेगा योजना तत्कालीन यूपीए सरकार ने वाम दलों के पहल पर ग्रामीण खेत मजदूरों के हित में पारित की थी और योजना ने देश के करोड़ों खेत मजदूरों को काम की गारंटी भी मिली है। नए कानून पर राज्य सरकारों को बता दें कि 40% बजट की व्यवस्था पर भी उठे हैं सवाल। वहीं प्रांतीय सरकार पहले से भी भारी कर्ज में डूबी है और ऐसे में 40% बजट का इंतजाम नहीं कर पाएगी, जिससे योजना फल और फुल हो सकता है। बताते हैं कि धन के अभाव में बंद हो जाएगी ये केंद्र सरकार और इसे बंद करने का बहाना भी मिल जाएगा, जिससे ग्रामीण खेत मजदूरों की आजीविका छिन जाएगी। संयुक्त वाम दलों का मनरेगा योजना बचाने की मांग को लेकर कलेक्टर परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन भी किया गया है। आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्या बात है? जी, आज संयुक्त वाम मोर्चा जिसमें जनपद में सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई एमएल तीनों पार्टी के संयुक्त रूप से जो है मनरेगा के सवाल को लेकर के वर्तमान सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है, विकसित भारत जी राम जी कर दिया है और मनरेगा कानून में संशोधन भी कर दिया है। उस सवाल को लेकर के हम सभी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज जिला मुख्यालय पे गांधी प्रतिमा जी के सामने एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा जो ऐतिहासिक योजना रही है, जिसको वामपंथी दलों ने लड़ करके यूपीए 1 की सरकार में लागू करवाया था, हर ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई थी और तमाम लोगों को उसका लाभ भी मिलता रहा। इस सरकार ने उसकी बजट में कटौती कर दिया
उसके नामों में परिवर्तन कर दिया है और एक तरह से ये साजिश चल रही है धीरे धीरे मनरेगा को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि मनरेगा को यथावत जो पहले रहा है उसको चलाया जाए, जो उसमें कानून में संशोधन किया जा रहा है उसको पूर्ण पहले तरीके से ही रखा जाए। इस सरकार ने जो सवाल उठाया है उसमें मनरेगा में संशोधन करके कि हम 100 दिन के काम के अलावा 120 दिन कर रहे हैं, जिसमें 60 दिन ऐसा होगा जो मजदूरों को जाकर के किसानों के यहाँ, बड़े काश्तकारों के यहाँ खेती के सीजन में काम करना होगा। एक तरह से कहीं न कहीं वो गुलामी और दास्ता की जंजीरों में जकड़ने की साजिश की जा रही है दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को। उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उसी सवाल को लेकर हम सभी आज एकत्रित हुए हैं और आने वाले दिनों में इस आंदोलन में संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, किसान, खेतीहर, कामगार सभी सड़क पे उतरेंगे। अगर सरकार अपने हठधर्म पे रवैये पे रहती है तो हम उसका पुरजोर विरोध सड़क पे करेंगे और आने वाले दिनों में तमाम संगठन के लोग इस मुद्दे को लेकर के सड़क पे उतरेंगे। खबर संभल से, जहां पर रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया। जी हां, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दिए पति की हत्या। वहीं आपको बता दें कि ब्रह्मपत्नी ने कैलेंडर से पति के टुकड़े करवाकर बैग में भरवा दिए और पत्नी के शरीर के टुकड़े से भरा बैग फेंका तालाब में। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। संभल क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या करा दी। दरअसल हम आपको बता दें, मामला जनपद संभल क्षेत्र का है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या करा दी। इतना ही नहीं, उसका दिल नहीं पसीजा, अपने पति के ग्लाइंडर से हाथ पैर कटवा कर और एक बैग में भरवा दिए और तालाब में फेंका दिया। जब इसका खुलासा आज हुआ तो चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पहले पत्नी रूबी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थाने में कराई थी। जब पुलिस को शक हुआ काफी दिन बाद, तो सख्ताई से जब पूछा गया तो सारा खुलासा सामने आ गया। रूबी का प्रेमी गौरव चोरी छिपे मिलता था। एक बार पति ने आपत्तिजनक हालत में दोनों को देख लिया था। इसी को लेकर ये सारा षड्यंत्र रचा गया। अपने रास्ते से साफ करने के लिए पत्नी रूबी और उसका प्रेमी गौरव ने मिलकर षड्यंत्र रच डाला। इसी में सर एक कुछ दिन पहले आधा शरीर बॉडी पाई गई थी सड़ी गली अवस्था में। सर पूरा मामला क्या है, आज पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया? जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये आज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के
प्रभावी पैरवी करके इसको सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे, लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके। खबर जौनपुर से है, जहां पर बताया कि कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर परिसर में पहुंचने के बाद धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के ज्ञापन सौंपा। और इस दौरान जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने की निंदा करते हुए कहा कि नई नीति में मजदूरी का 40% केंद्र सरकार और 60% राज्य सरकार भुगतान करेगी। जो गरीब राज्य है वहां की सरकार मजदूरी का पैसा कैसे भुगतान करेगी? मुहिम ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है और कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, जिस तरीके से मनरेगा के साथ छेड़खानी करके कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गरीबों के साथ अन्याय और अपराध है। जिस तरीके से मनरेगा का 100 दिन का जो रोजगार पूरा पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, उसे 40% केंद्र सरकार द्वारा और 60% प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। हम कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं ताकि गरीब और गरीब महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो और गांव के जो मजदूर शहरों में भाग रहे हैं वो शहर की तरफ ना कुछ करते हुए गांव में उसको रोजगार मिले। जो 100% जो गारंटी की रोजगार की जो अधिकार है, मजदूरों को जो अधिकार है मनरेगा के तहत, उस अधिकार को भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। अब कोई मजदूरी के नाम पर कोई रोजगार नहीं मांगेगा, बल्कि मजदूरी के नाम पर लोग, सरकार और बड़े बड़े पूंजीपति इसका शोषण करेंगे गरीब मजदूरों का। उनका शोषण ना हो इसलिए मनरेगा का नाम ना बदला जाए। मनरेगा की जो 100% जो पैसा भारत सरकार द्वारा जो दिया जा रहा था वो उसी तरीके से रखा जाए। उनका कानून में ये बताया गया है, पेश किया गया है कि 40% भारत सरकार देंगे और 60% राज्य सरकार देंगे। अगर 60% राज्य सरकार देंगे, जो राज्य गरीब है वो इस कानून को मानने से इनकार करेगा या गरीबों को अपनी मजदूरियां नहीं मिलेगा और मजबूरन वो पूंजीपतियों के हाथों में बिक जाए, पूंजीपतियों के हाथ जा करके लेवराना करके उनका शोषण पूंजीपति करे। इस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों की ये मांग है कि किसी तरीके का, किसी प्रकार का कोई भी मनरेगा के साथ छेड़खानी न किया जाए उस कानून के तहत। केंद्र सरकार कह रहे हैं 125 दिन गारंटी देंगे, वो कुछ गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो बहका रहे हैं, तथ्य को छिपा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा जब 100% जो भी पैसा मनरेगा के तहत आता है उसमें 100% आता था भारत सरकार द्वारा, लेकिन अब जो है 40% वो देंगे, 60% राज्य सरकार द्वारा देगा। तो राज्य सरकार कहाँ दे पाता है? बहुत सारे सब्सिडी राज्य सरकार को भारत सरकार ही देते हैं, तो ये कहाँ से मजदूरों को राज्य सरकार दे पाएगा? जो अभी तक वेतन नहीं दे पा रहा है, शिक्षा को नहीं दे पा रहा है, स्वास्थ्य विभाग को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे विभाग को 3-3, 4-4 महीना वेतन नहीं मिल रहा है, वो रोजगार गरीबों कहाँ से दे पाएगा मजदूरी? अंत वो मजदूर जो है पूंजीपतियों के यहाँ जाएंगे, मनमाने काम उनको शोषित किया, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, गांव छोड़ के शहर की तरफ कुछ करने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद सिंह, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी।
खबर जौनपुर से है, जहां पे बताया जाए कि कोडिन कफ सिरप के मामले में आरोपी भोला जायसवाल को सोमवार को सोनभद्र जेल लाकर जौनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 5 जनवरी तक जेल भेज दिया है। ड्रग विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोडिन कफ सिरप पर खरीद और बिक्री केवल कागजों को दर्शाई गई है और जिन फॉर्मों के नाम पर लेन देन दिखाया गया है वो सभी फर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि दस्तावेजों में जिस ट्रक में सप्लाई दिखाई गई वो वास्तव में ट्रक नहीं बल्कि ऑटो और बाइक का भी नंबर है। वहीं अधिवक्ता ने मामले की संगठित तरीके से की गई अवैध गतिविधि बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों में दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मामले को लेकर ड्रग विभाग और पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि आगे भी जारी रहने की भी बात बताई जा रही है। कौन भोला, पहले पूछिए ना। स्टार्ट। सर क्या हुआ है? भोला जायसवाल की डिमांड आई थी कोडिन कफ सिरप, इसमें मैंने ड्रग को रिप्रेजेंट किया और मैंने बताया कि साहब ये सब उसके नेशनल लेवल पे लोगों ने फ्रॉड किया है और केवल पैसे का आदान प्रदान हुआ है माल का नहीं। जौनपुर में जितनी भी फर्में इन्होंने बनाई हैं वो सब फर्जी हैं, यहाँ कोई माल नहीं आया है और पैसा सब इन्होंने दिया है। जो भी इन्होंने व्हीकल्स के नंबर दिए हैं वो कोई भी ट्रक वाले मिले नहीं बल्कि वो सब दूसरे थे, ऑटो बाइक वगैरह से इन लोगों ने किया है। कोर्ट ने इसी पे संज्ञान लेते हुए 5 एकड़ के लिए इनको रिमांड जौनपुर को दिया है। खबर कानपुर से, जहां पर शास्त्री नगर स्थित सिद्ध विनायक गेस्ट हाउस में मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थान और एचआर भारत के टाइम्स को अपनी 1 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक उत्सव मनाया गया और जिस शहर में पत्रकारों, अधिवक्ताओं और चिकित्सकों, समाजसेवी, मेधावी छात्रों, खिलाड़ियों, महिलाओं, किसानों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों आदि को सम्मानित किया गया। संपादक SP सिंह ने बताया कि हमारा संस्थान मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इसमें हर समाज में मुद्दे को उठाते हैं और इसलिए हम समाज के उन सभी लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं और ये हमारा पहला कार्यक्रम है और हमारा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष हम इसी तरह के कार्यक्रम को भी किया करें। एचआर भारत टाइम्स मीडिया का एचआर भारत टाइम्स मीडिया को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे द्वारा अधिवक्ताओं, समाजसेवियों, महत्वपूर्ण पत्रकारों और मेधावी छात्र छात्राओं को, सभी समाजसेवियों को, सभी को सम्मानित किया गया है। हमारे द्वारा लगभग आज के करीब 50 से ऊपर हमारे पत्रकार साथियों को सम्मानित किया है, जो कि विभिन्न बैनरों से थे। हमारे अधिवक्ता साथियों को किया गया है और हमारे भी जो महत्वपूर्ण हमारे भारत का नाम अभी रोशन किया है। श्रीलंका में चले 5 दिवसीय पैरा क्रिकेट मैच में हमारे कानपुर से सिलेक्ट हुए थे खिलाड़ी, उनका भी आज हमने सम्मान किया है और मुझे बड़ा ही हर्ष है हमारे यहाँ सभी पत्रकार साथी, समाजसेवी साथी, अधिवक्तागण यहाँ मौजूद रहे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी पत्रकार बंधु जो तमाम बैनरों से आए, मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि इस वर्ष ये कार्यक्रम हुआ है, मेरा प्रयास रहेगा अगले वर्ष भी यह कार्यक्रम रहे और इससे और अच्छा रहे, इसमें मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों को सम्मानित कर सकूं। SP विनायक जी, एक सवाल होती है कि जिस तरीके से अब पत्रकारों पे और बहुत से समाज सेवियों को धीरे धीरे करके शिकंजा कसता जा रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर चीज का मानक होता है, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ। जैसे मान लीजिए अधिवक्ता है तो LLB करने के बाद अधिवक्ता बनता है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। इसी तरह पत्रकार की भी एक मानकता है, जैसे कि जर्नलिज्म का कोर्स होता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोग बिना कोर्स किए, मैं संपादकों के लिए वो कहना चाहूंगा कि बहुत से संपादक ऐसे हैं जो मान लीजिए कम पढ़े, उनके द्वारा कई ऐसे लोगों को जोड़ लिया जाता है जो कम पढ़े लिखे हैं और उनको जोड़कर उनको एक कार्ड दे दिया जाता है, जिनको उनका कार्ड का महत्व ही नहीं पता होता। देश का चौथा स्तंभ कहना जाने वाला मीडिया, उनको पता ही नहीं होता है कि इस मीडिया के कार्य क्या है, ये क्या कर सकता है। वो पता लगता है आए दिन आई कार्ड का दुरुपयोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं संस्थान की छवि धूमिल होती है। उस छवि धूमिल ऐसी होती है कि वह कहीं ना कहीं जो वैसे पत्रकार है जो फील्ड में लगातार रहते हैं, कार्य करते हैं, लोगों के मुद्दों को जो है उठाते हैं, प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाते हैं, उन पर उंगली उठती है। वो वही कारण है कि जिसकी वजह से आए दिन जो है जो वास्तविक में पत्रकार है उनको भी उन्हीं की श्रेणी में रख दिया जाता है और दबाया जाता है। देखिए, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश यही देना चाहूंगा कि जो समाज में हमारे जो साथीगण हैं जिन्होंने आज हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, वह आज आने वाले समय में भी इसी तरह से कार्यक्रम सफल बनाए। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी पत्रकारों के सामने कि जैसा कि मैंने अभी जर्नलिज्म की बात कही कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मानक होना चाहिए, जर्नलिज्म डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
HR भारत टाइम्स 1 जनवरी 2026 से 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू कर रहा है, जिसमें पत्रकार जो भी अगर बनना चाहे और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, वह इस डिप्लोमा को ले सकता है, लेकिन मानकों के अनुरूप उसकी भी नियम शर्तें रहेंगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।